वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, सूबा पंजाब की बात करते हैं। कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन हम बार बार बात करते हैं बिगड़ती जा रही है। लाहौर में कोरोना वायरस की शिद्दत में तेज़ी के बायस हलाकतों में भी इजाफा इस वक्त जारी है। अस्पतालों की बात करें तो कोरोना के सैकड़ों मरीज जो हैं इस वक्त दाखिल हैं और उनमें से बहुत सारे तशवीशनाक हालत में और वेंटिलेटर पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है। हमारे हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता चला जा रहा है और बात की जा रही है कि लाहौर बदतरीन शहरों में शामिल है कि जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। कोरोना मरीज़ों में इजाफे की वजह से अस्पतालों के ICUs जो हैं वो 93% से ज़ायद भर गए हैं, यानी कि 93% उससे ज़ायद भर चुके हुए हैं। और शहर में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र कौमी राब्ता कमेटी में लाहौर के अंदर 14 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की सिफारिशात भी पेश की गई थी, लेकिन अभी तक जो है इस पर फैसला नहीं किया गया। कल जो है फैसले ये लिए गए कि हम सख्ती से SOPs पर अमल करवाएंगे। लेकिन सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए? अवाम अगर इस तरह से SOPs पर अमल दरामद नहीं करती तो एक्शन क्या लिया जाता है? इन सब के ऊपर भी बात होनी चाहिए। हम बिल्कुल ऐसे ही है। और महकमा सेहत ने कौमी राब्ता कमेटी को मजीद सख्त SOPs अपनाने की सिफारिशात भी की थी, जबकि हम अवाम की बात कर रहे हैं, शायद हम अपनी बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा अमल कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। और अगर हम SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं तो यकीन कीजिए सिर्फ हम नहीं, हमारी फैमिलीज़ भी ख़तरे में हैं और आप लोगों से फिर मिलने वाली जो फैमिलीज़ हैं वो भी ख़तरे में हैं। पता नहीं एक शख्स कितने लोगों को आगे जो है इस वायरस को मुंतकिल कर सकता है। आप कैरियर हो सकते हैं, आप घर जाएंगे, आपके बच्चे आपसे इन्फेक्ट हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बरान हो सकते हैं। इसलिए जो बाहर निकल रहा है उसे एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर वो महफूज है तो ही उसके घर वाले महफूज हैं। हम ये सोच लेते हैं कि हम अभी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, हम डाइट बड़ी अच्छी लेते हैं, इसलिए हम महफूज हैं। पाकिस्तानियों को तो पहली लहर में भी जी कुछ नहीं हुआ था। ये जो तीसरी लहर है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह करे कि आपको कोई केस ऐसा नज़र ना आए जो आपके हल्का या अहबाब में हो, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा बरतिए। क्या इंतज़ामिया काम कर रही है? इंतज़ामिया किस तरीके से इंशेगी है? SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा? कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पंजाब समेत पाकिस्तान भर में अब जो कोरोना केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। असद उमर साहब भी कई बार इजहार कर चुके हैं कि अवाम एहतियात और SOPs को लेकर गैर संजीदा है। इंतज़ामिया इस मामले में बेबस हमें क्यों नज़र आ रही है? आपने तो ऐलानात किए थे कि सख्त जुर्माने किए जाएंगे, सजाएं दी जाएंगी, लेकिन कितना असर हुआ? देखिए जी, इंतज़ामिया तो आपके सामने है। पिछले तकरीबन 1 माह से काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ न सिर्फ मास्क वेयरिंग पे बल्कि SOP कंप्लाइंस के ऊपर भी आपको देखने को नज़र आई होंगी। काफ़ी अवेयरनेस भी रेस की इसमें, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके एक ओवरऑल आपको सूरत हाल इस तरह की नज़र आती है जहाँ पर कम से कम लाहौर के अंदर अगर आप देखें जहाँ भी बाहर निकलेंगे लोगों ने मास्क पहना हुआ है, एक अवेयरनेस बहरहाल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिचुएशन जिस तेज़ी से ऊपर जा रही थी, अगर ये सख्तियाँ ना हुई होती और इस तरह से अमल दरामद ना हुआ होता तो शायद ये ज़्यादा तेज़ी से केसेस ऊपर जा रहे होते। अब ये काइंड ऑफ प्लेटो कर गए हुए हैं। सूरत हाल नीचे की तरफ तो ऑब्वियसली नहीं आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हो। और यकीनन इसमें सिर्फ इंतज़ामिया जो है उसकी सख्ती या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इसमें लोगों के ताउन की भी ज़रूरत है। आपको पता है माह रमज़ान में हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी नेचर इस तरह की बन जाती है कि उस पर SOP की कंप्लायंस कराना आम दिनों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। चूँकि रोज़ा बहरहाल सब लोगों ने रखा हुआ है, रोज़े की सहरी और अफ्तारी के हवाले से ख़रीदारी भी सब लोगों ने करनी है, तो हमारे लिए ये चैलेंजिंग ज़रूर होता है कि हम लोगों का बिज़नेस भी चलते रहने दें, उनकी ज़रूरियात भी पूरी होने दें, लेकिन साथ साथ SOP की कंप्लायंस भी कराएं, जिसके ऊपर लाहौर की इंतज़ामिया जो है वो कोशिश कर रही है। और अब आपको विजिबल चेंज एक ओवरऑल नज़र आती है बेहतरी की साइड पर, बट ऑब्वियसली इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और NCOC की सतह पर कहा जा रहा है कि हमारे पास जो बेड्स कम पड़ रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा कहें हेल्थ का, तो बहुत ही उस पर दबाव पड़ रहा है, बहुत ही कमज़ोर है हमारा। इस वक्त लाहौर डिवीज़न के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं उनकी कमी वाकई में है? जो हम सुन रहे हैं वो बात दुरुस्त है? देखिए, ऑन अ केस टू केस बेस अगर आप देखेंगे, हो सकता है कुछ अस्पताल ऐसे हों जहाँ पे खाली बेड्स जो है वो कम रह गए हों या वेंटिलेटर्स कम रह गए हों, लेकिन ओवरऑल हमारे पास अच्छे खासे वेंटिलेटर्स, नियरली 50 वेंटिलेटर सिस्टम में अवेलेबल है। सिर्फ लाहौर शहर की अगर आप बात करें, डिवीज़न के अंदर ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस वक्त लाहौर में है
लेकिन 50 एक वेंटिलेटर ऑन एनी गिवन डे अवेलेबल होते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, और ज़रूरत पड़ने पर इस नंबर को बढ़ाया भी जा सकता है। बट ये बात दुरुस्त है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इस वक्त स्ट्रेस आया हुआ है, और जिस तरह से हम चाह रहे थे कि वो स्ट्रेस रिलीव हो, उस तरह से उसमें जो है वो कमी नहीं देखने को मिल रही। अलबत्ता ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा भी नहीं है। हेल्थ सिस्टम को साथ साथ इम्प्रूव भी किया गया है, यानी कि अभी अगर आपको हम बता रहे हैं कि ये 50 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, तो आज से 15 दिन पहले सिस्टम में मज़ीद वेंटिलेटर्स भी ऐड हुए हैं। तो जहाँ इस वक्त वेकेंट वेंटिलेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे शायद 15 दिन पहले ये वैकेंसी ना होती, बिकॉज सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लाई गई हैं, एडिशंस की गई हैं वेंटिलेटर्स की भी और बेड्स की भी। सो कैपेसिटी जो है वो ओवरऑल स्ट्रेच हुई भी है, और लेकिन ऐसा तासुर दुरुस्त नहीं है कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है या बेड्स अवेलेबल नहीं है, अभी भी अवेलेबिलिटी है। ठीक है कमिश्नर साहब, अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ पर ये हमें पता लगता है कि कोरोना मुस्बत केसेस की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा शायद लाहौर में ही है, और सिर्फ लाहौर की हद तक कि आप समझते हैं कि अब हमें इससे भी ज़्यादा सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है? जो एहतियाती तदाबीर है कि मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, यानी कि एक दूसरे से जो है मुनासिब फासला रखें आप, क्या उससे सख्त फैसले यानी कि लॉकडाउन का वक्त भी आप पहुँचा है? आप क्या तजवीज़ करते हैं? जी, सख्त फैसले बिल्कुल बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है पॉजिटिविटी का, इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। पॉजिटिविटी के जो यार्डस्टिक है वो गालिबन इतनी दुरुस्त यार्डस्टिक नहीं है। उसकी वजह यह है कि पॉजिटिविटी ऑन एनी गिवन डे नंबर ऑफ़ टेस्ट्स के साथ एसोसिएट कर रही होती है। जिस दिन आप ज़्यादा टेस्ट करते हैं उस दिन आपकी पॉजिटिविटी कम होती है, जिस दिन कम टेस्ट होते हैं उस दिन पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो ऑब्वियसली हमारे हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स और उनकी तादाद, और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद, ये एक ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है बजाय इसके कि हम पॉजिटिविटी को देखें। पॉजिटिविटी की अगर आप बात करें तो आज से 12-14 दिन पहले हमारी पॉजिटिविटी जो थी वो लगभग 30 के आसपास थी। तो लेकिन अगर आप देखेंगे अब आपको जो पॉजिटिविटी की एवरेज नज़र आ रही है वो 18 के आसपास नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये कोई ज़्यादा बेहतर यार्डस्टिक नहीं है या ज़्यादा बेहतर क्राइटेरिया नहीं है पॉजिटिविटी को देखना। अलबत्ता हॉस्पिटल एडमिशंस एक वक्त में कितने ज़्यादा क्रिटिकल लोग हमारे पास मौजूद हैं, कितने लोगों ने वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, या कितने हमारे पास ऑन अ डे टू डे बेसिस नए पेशेंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, है, एक ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है। उसको अगर आप देखेंगे ऑन अ वीकली एवरेज बेसिस तो उसमें थोड़ा सा इजाफा ज़रूर नज़र आता है। और यकीनन दिस कॉल्स फॉर एन ओवरऑल रिव्यू ऑफ द सिचुएशन कि हमारे जो इस वक्त मेजर्स हमने लिए हुए हैं उसको कैसे सख्त किया जा सकता है, इसमें बेहतरी जो है वो लाई जा सके इस इंडिकेटर को नीचे लाने के लिए। कमिश्नर साहब, आम रवैये की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, कम हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ज़रिए इंतज़ामिया इस मामले से कैसे निमट रही है? एहतियात ना बरतने वाले शहरी जो हैं उन और मार्केट्स पर जो जुर्माने कहा गया था कि किए जाएंगे, सज़ाएँ दी जाएंगी, उस हवाले से किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं चंद आपके सामने फिगर्स रख देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो ज़िली इंतज़ामिया है वो ख़ास तौर पर लाहौर की जो ज़िली इंतज़ामिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है वो कितने एफ़र्ट्स कर रही है या कितने मैयर्स ले रही है। अगर हम फरवरी से मार्च को कंपेयर करें तो फरवरी के महीने में तकरीबन 6000 इंस्पेक्शंस जो थी वो देखी गई कि पूरे लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 6-6.5 हज़ार इंस्पेक्शंस हुई। अगर मार्च के महीने में देखें तो ये इंस्पेक्शंस तकरीबन 13,000 से ज़ायद हुई हैं। तो ये आपको इससे नज़र आएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो एफ़र्ट है वो यहाँ पर डबल हुई है मार्च के महीने में, कि उन्होंने फरवरी के निस्बत मार्च में डबल इंस्पेक्शंस किए। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ़ वायलेशंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ वायलेशंस जो रिपोर्ट हुई उनका नंबर भी तकरीबन डबल है। अच्छा, यानी कि फरवरी के महीने में लगभग 500 वायलेशंस रिपोर्ट होती हैं और मार्च के महीने में चूँकि इंस्पेक्शंस डबल हुई हैं इसलिए तकरीबन 1100 समथिंग वायलेशंस रिपोर्ट हुई हैं। और अगर आप जुर्मानों की बात करेंगे तो जुर्माने फरवरी के महीने में तकरीबन 7-7.5 लाख किए गए, जबकि मार्च के महीने में तकरीबन 16 लाख जुर्माने किए गए। तो ये वो इंटेंट है जो आपको नज़र आ रही है कि जैसे जैसे ज़्यादा इंस्पेक्शंस हो रही हैं, जैसे ज़्यादा वायलेशंस नज़र आ रही हैं, वैसे वैसे इंतज़ामिया जो है वो ज़्यादा सख्ती भी कर रही है। इसी तरह अगर आप FIRs की बात करें तो वो फरवरी के महीने में तकरीबन 550 हुई और मार्च के महीने में तकरीबन 1150 हुई। सो इसी तरह अगर आप अप्रैल देखेंगे, अप्रैल अभी चूँकि ऑन गोइंग है इसलिए उसके फिगर्स जो हैं वो बहरहाल फरवरी से अभी भी
ज़्यादा हो चुके हुए हैं। जब अप्रैल ख़त्म होगा तो मुझे लग ये रहा है कि मार्च से ज़्यादा एफर्ट हमें अप्रैल में नज़र आएगी। तो इंतज़ामिया जो है वो अपने तौर पर एक ओवरऑल सख्ती किए हुए है। एक हमने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई हुई है कि कोविड को लेके हमारी जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो है। हालांकि इंतज़ामिया ने और भी बहुत सारे एक्शंस करने होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी एक्शन को मुनफरिद करना चाहें कोविड के पर्सपेक्टिव में, तो कोविड में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब हमें ये भी बता दीजिएगा कि बज़ाहिर लॉकडाउन ही इस सूरत हाल का वाहिद हल जो है वो नज़र आ रहा है। बात भी हो रही है सोशल मीडिया पर, लोग जो है कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। फिर पंजाब के हवाले से बातें सामने आई कि ये तजवीज़ दी गई थी कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर लगा दिया जाए। क्या लाहौर शहर की सूरत हाल को देखते हुए ऐसा फैसला किया जा सकता है आने वाले दिनों में ईद से पहले? जी बिल्कुल, फ़ैसले तो बिल्कुल ये मुश्किल फ़ैसले हैं। मैं ये बताऊंगा आपको कि ये हमारी अंडर कंसिडरेशन रहा पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से, जब से ये सूरत हाल बढ़ रही है। और पिछले साल की जून वाले नंबर्स को हमने क्रॉस किया तो एक काइंड ऑफ ओवरऑल लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर ये फीलिंग थी कि हमें दोबारा से लॉकडाउन पे जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल हुकूमत की ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम लोगों को साथ मिलाएं और SOPs की कंप्लायंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अगर ये सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो मामला लॉकडाउन की तरफ जा सकता है, जिसका बार बार इशारा जो है वो दिया गया है लोगों को। और हमें अल्टीमेटली लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए लॉकडाउन करना पड़ सकता है, लेकिन उसके फार रीचिंग इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसलिए हमें चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस बात को रियलाइज़ करें और वो नौबत ना आने दें जहाँ पे हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। और SOP कंप्लायंस के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दें। जो मार्केट के टाइमिंग्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स हैं, मास्क वेयरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, हाथ अपने बार बार धोएं, अपने चेहरे को टच ना करें, ये बेसिक बातें हैं। अब हमें अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा लेना चाहिए और अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान। ठीक है, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब सबसे सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा इशाल, वज़ीर आज़म जो बार बार बात करते हैं हमारी जो मईशत है वो मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकती है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हमारी ही जिम्मेदारी जो है वो उनकी दुहाइयां शुरू हो जाती हैं कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया, हमारा कारोबार बंद ना करो, हमारा ये चीज़ बंद ना करो। बिल्कुल, तो उससे बेहतर है अगर आपको लॉकडाउन से बचना है तो एहतियात कर लीजिए। अगर आपको अपनी जानें महफूज रखनी है, अपने अपनों को महफूज रखना है तो एहतियात कीजिए। अपने मुल्क को महफूज रखना है। ये देखें, हम फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी मामला देख रहे हैं कि कितनी ग़िज़ाई किल्लत जो है उसका सामना करना पड़ा इस कोरोना वबा के बाद। अब वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगाया जाए, इसीलिए नहीं चाहते कि मुल्क तो चलता रहे, मईशत बहुत मुश्किल से बेहतर हो रही है, कुछ अशारिये जो हैं बेहतर होना शुरू हुए हैं, तो फिर हमें लॉकडाउन में ना जाना पड़े। लेकिन ये हमारी कोशिशों से होगा कि अगर हम कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं हमजा कि आज अगर हम बाहर निकलें और हम देखें तो जो कहा जाता है कि 50% SOPs पर अमल दरामद हो रहा है वो 50 से 100 पर आ जाए और तमाम लोग SOPs को फॉलो कर रहे हों अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए और अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। चलें, हम उम्मीद करते हैं और आपसे यही बार बार कहेंगे कि जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, मीडिया की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से, उस पर अमल कीजिए। आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया भर में जो है कसीरुल जहती ताउन और सिफारतकारी का दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे जी, इस दिन इस बात का यादा किया जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मुख्तलिफ ममालिक के बाहमी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल कराया जाएगा। मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान किसी भी तरह के इख्तलाफात को कसीरुल जहती ताउन के ज़रिए फ़ैसला साजी और सिफारती ज़राए इस्तेमाल करके उसका पुरअमन हल निकाला जाए। हाँ, कि तमाम फरीक उस पर मुत्तफिक भी हुए कैसा हल निकाला जाए। दिन पहली बार जो है 24 अप्रैल को 2019 में जो है मनाया गया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आलमी कवानीन की पासदारी और मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान ताउन को फ़रोग देना होगा। मगर दूसरी जानिब जब हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं और उसके किरदार की बात करते हैं तो फिर कई जो हैं क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लग जाते हैं। फ़लस्तीन में बरस हा बरस से बेगुनाह आवाम का खून बह रहा है, इस पर सिफारतकारी का मामला क्या हुआ? कश्मीर का मामला, 70,000 से ज़ायद कश्मीरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। और अगर हम इराक़ की बात कर लें, अफ़गानिस्तान की जंगों की बात कर लें तो लाखों अवाम जान से जा चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ पर हमें खामोश नज़र आता है। या फिर कह लें कि जो जंगज़दा इलाके हैं उन पर हम मातम क्यों ना हो, बाद में वो हमें नज़र आता है, लेकिन हम उससे पहले उनके जो तनाज़ात हैं उनका कोई हल निकालें, उनको तबाह होने से बचा लें।
ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आता। हाँ, इस हकीकत के पेश नज़र दुनिया के ममालिक के ज़ेर निगरानी एक नई अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की ज़रूरत है, जो तजावीज़ दी जाती हैं जो हकीकी तौर पर कुछ काम करे और अमरीका और उसके इत्तेहादियों के दबाव से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। ये मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, जब क्वेश्चन उठते हैं, जब सवालात उठते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर, तो फिर ये होते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ नजम साकिब साहब मौजूद हैं, साबिक सफारतकार हैं। नजम साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, आप एक मंजे हुए सफारतकार रहे हैं और आज का दिन, ठीक है सर, आज का दिन इतना खुसूसी क्यों है? इसको मनाना क्यों चाहिए? इसकी अहमियत क्या है? इसको मनाने से कोई फ़ायदा भी होगा? सबसे पहले तो मैं हमज़ा आपसे और इशाल से ये कहूँगा कि आप दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। और ये जो 92 का है ना, कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान में नज़र रखे हुए है बल्कि दुनिया भर में, क्योंकि जब 2018 में दिसंबर में इस दिन को मनाने की बात हुई थी जी, तो उसमें ये था कि इसको एजुकेशनल वे में और इसको मीडिया के ज़रिए जो है वो इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। तो इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2018 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और फिर उसके बाद 2019 में मनाया गया, 20 में, और आज का दिन है जी। इसमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये मल्टीलैटरल क्या होता है। ये जो बहुत सारे मुल्क हैं, इनका क्यों इकट्ठा होना ज़रूरी है। आपने अभी बात की कि जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कश्मीर का हल नहीं हो रहा, फ़लस्तीन का हल नहीं हो रहा। तो इसमें दो मुख्तलिफ राय हैं। एक राय है जो ये कहती है कि जी जब 1967 में या 1973 में मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम्स आई थी तो यूनाइटेड नेशंस ने अपना किरदार अदा किया था। इसी तरह से अगर आप 1962 का देखिए, क्यूबा क्राइसिस देखिए, तो उसमें जो उस वक्त ऊथां थे उन्होंने अपना रोल अदा किया और उस बहुत बड़ी एक मुसीबत से हमें बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ कहने वाले लोग हैं, अच्छा फिर ये बताइए सेरेब्रेंका में क्या हुआ, दारफूर का क्यों नहीं हो सका, सीरिया में क्यों नहीं ये हो रहा, अफगानिस्तान इराक में क्यों नहीं हो रहा, और सबसे बढ़ के जम्मू एंड कश्मीर का जो मसला है और फ़लस्तीन का मसला, ये दो मसाइल ऐसे हैं जिस पे कि यूनाइटेड नेशंस मानती है, वो कहती है कि हाँ जी जम्मू और कश्मीर का मसला जो है वो अमन के लिए सिक्योरिटी का मसला है और वो हल होना चाहिए, और उसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मुत्तफिका रेजोल्यूशंस हैं। अब उसमें कुछ सियासत हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, यानी मुख्तलिफ मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। बहरहाल ये तय है कि यूनाइटेड नेशंस जो 1945 के बाद वजूद में आई, उसका वजूद में रहना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं होता हमजा कि आप एक मसला आया है और आप कहें कि जी यूनाइटेड नेशंस इसको क्यों नहीं हल कर रही। ठीक है, देखिए उसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले ये है कि एक रेजोल्यूशन पास होता है, फिर उसको रीइटरेट किया जाता है, फिर उसके बाद एक दफ़ा और कहा जाता है। उसमें यह है कि हिंदुस्तान ने उस पर अमल पैरा होना है। अब अगर एक मुल्क जो है वो हठधर्मी दिखाए, याद रहे कि हिंदुस्तान खुद उस करारदाद का हिस्सा है जिसमें ये कहा गया कि एक रेफरेंडम होगा, प्लेबिसिट होगा, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो कश्मीरी हैं वो ये फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और ये जो करारदाद है ये हिंदुस्तान खुद लेके गया था यूनाइटेड नेशंस में। अब ये है कि यूनाइटेड नेशंस क्या करे जी। अब आपने सारी दुनिया ने मान लिया कि हाँ जी कश्मीर का हल इस तरह से होना चाहिए। अब ये है कि हिंदुस्तान की हठधर्मी जो है, और ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल है, जिसमें यह है कि अब यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में क्या कर सकती है कि आप 370 और 35A और उसके बाद उसको यूनियन का हिस्सा बना लिया, यानी ये बताया पूरी दुनिया को कि हम और धांधली से कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त अक़वाम यानी आलम को अगर सिक्योरिटी और पीस की बात है तो उसमें जनूबी एशिया और ख़ास तौर पे ये हमारा वाला जो इलाका है ये बहुत वॉलेटाइल है, बड़ा वल्नरेबल है। सॉरी टू कट यू सर, प्रॉब्लम ये है कि हम देखते हैं कि एक मुल्क ने कह दिया, हठधर्मी दिखाई कि जी कि मैं आपकी बात नहीं मानता, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ ना किया। जब कोई कमज़ोर मुल्क ये बात करता है तो अक़वाम मुत्तहिदा उसको फोर्स करता है कि ये काम आपने करना है। ये दो जो है मतलब डबल फेस कहा जाए तो ऐसा क्यों है? तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा इस तरफ से ये भी नज़र आता है कि जो ताकतवर ममालिक है उनके प्रेशर में भी है। ऐसा ही है
और इसी को ही डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और यही वो एक चीज है जो कि यूनाइटेड नेशंस के बड़े चमकदार और रोशन माथे के ऊपर एक छोटा सा काला दाग है कि जब आप छोटे मुल्कों की बात होती है तो आपको अपनी मजबूरियां याद आ जाती हैं। आप कहते हैं जी वो नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, और जब ताकतवर मुल्क जो हैं उनकी बात आती है तो आप फौरी तौर पे वहां पे अचानक एक मीटिंग होती है और उसमें फैसला होता है कि फलां मुल्क में इस वक्त जमहूरियत खतरे में है, लिहाजा वहां पे सिक्योरिटी ये जो पीस फोर्सेज हैं ये भेजी जाएं, और उसके बाद वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही पलट दी जाती है। हाँ जी। ये बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, दोनों आप बड़े पढ़े लिखे हैं और अभी आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया कि आप बहुत ज्यादा समझदार पढ़े लिखे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर ताकत का मुकाबला ताकत से ही किया जा सकता है तो फिर कमजोर ममालिक क्या करें? ये वो एक चीज है हमजा और इशाल, आप दोनों के लिए इसी में आपकी डिप्लोमेटिक प्रोवेस का पता चलता है। अच्छा, यही वो चीज है। और अगर आप यूनाइटेड नेशंस में चले जाएं, वहां पे मुख्तलिफ सिक्योरिटी काउंसिल के देखें, जनरल असेंबली के इजलास देखें, तो आपको पता लगेगा जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट है वो अपने इल्म और मुशाहिदे की बेसिस पे, क्योंकि ताकत तो हमारे पास नहीं है, हम लोग तो खुद IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, हमारे मसाइल हैं, लेकिन आपके पास इल्म हो और आपका मुशाहिदा तेज हो तो आप मजबूर कर सकते हैं। यही वजह है कि जब ये 5 अगस्त 2019 का वाकया पेश आता है तो उसके बाद हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इस तरह की तकरीरें नहीं हुई पहले, इस तरह से बात नहीं हुई, लिहाजा पाकिस्तान जो कर सकता है यकीन रखिए कि कर रहा है। सर, अक़वाम मुत्तहिदा को फिर बाइख्तियार किस तरह से बनाया जाए ताकि जो गरीब ममालिक है उनकी भी सुनवाई हो सके? इसका बहुत आसान हल है। अगर आप दोनों ने और हम सब ने पिछले दिन सिक्योरिटी डायलॉग हुआ इस्लामाबाद में, उसमें अगर आपने अपने वजीर आजम को सुना है, उसमें अगर आपने अपने सिपा सालार को सुना है, तो उन्होंने 2-3 बातें बड़ी काम की हैं जिन पे कि इस वक्त मुझे पता है। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।